वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी विथ मास्टर। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम सीटेट की जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला जो चल रही है, उसी श्रृंखला के क्रम में हम आपको आज एनसीएफ 2005 का प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसको हम आपके सामने हल करवाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था कि एनसीएफ 2005 जो होता है, इस टॉपिक से किसी भी सीटेट की एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। मतलब कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना निश्चित ही तय होता है। तो जो एनसीएफ होता है, जिसका फुल नेम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। और इसी श्रृंखला में जब ये क्वेश्चन आना है इससे जुड़ा हुआ, तो क्यों ना हम इसका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए और इन्हीं 15 क्वेश्चन के माध्यम से हम एनसीएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न जो है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष इन चारों ऑप्शन में से कौन था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यशपाल जो थे वो राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। मतलब कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, इसके अनुसार एक शिक्षक जो है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों के सामने जब वो आए क्लास में, जब वो पढ़ाने जाए तो उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तानाशाह, ऑप्शन नंबर बी अनुमोदक, ऑप्शन नंबर सी सुविधादाता, या ऑप्शन नंबर डी आधिकारिक। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रश्न नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधादाता। सुविधादाता मतलब कि जब हम क्लास में जाते हैं या बच्चों के सामने जब हम जाते हैं, तो इस सुविधादाता का मतलब यही होगा कि बच्चों की कोई भी समस्या हो, उस समस्या को हम क्या करें, सुविधा प्रदान करें, ताकि वो अपनी समस्या को खुद से हल करने की कोशिश करे। हम ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका तुरंत जवाब दे देंगे तो वो उसका माध्यम समझ नहीं पाएगा। और हम ये चाहें कि बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको खुद से करने की कोशिश करे, तो बच्चा क्या होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। तो इसीलिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, सुविधादाता की भूमिका होती है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, यदि बच्चे असफल होते हैं तो भी तो वे क्या दर्शाते हैं। मतलब कि अगर किसी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बार बार असफल हो रहे हैं, किसी भी परीक्षा में असफल हो रहे हैं, तो वो क्या दिखाते हैं, क्या वो बताते हैं, असफल होते हैं तो क्या पता चलता है। तो ऑप्शन है कि स्कूल की असफलता को वो बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी है अपनी असफलता को बताते हैं, मतलब कि बालक के अंदर क्या असफलता वो बताते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है समाज की असफलता को बताते हैं, या ऑप्शन नंबर डी परिवार की असफलता को बताते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा स्कूल की असफलता। मतलब कि अगर बच्चा किसी स्कूल का असफल हो रहा है तो वो यही बताएगा कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है या जो उसको सिखाया जा रहा है बच्चा पूर्ण तरीके से सीख नहीं पा रहा, तो इसका मतलब कि स्कूल की असफलता हो रही है। अब चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। मतलब कि जब क्लास में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो वहाँ कैसी बात करेंगे तो वो सही होगा, और कैसी बात करेंगे तो वो गलत होगा। तो इसमें यही पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी बात अगर हम भीड़ भाड़ वाली कक्षा में करते हैं तो वो गलत होगी। ऑप्शन नंबर ए है सृजनशील, ऑप्शन नंबर बी सामान्य, ऑप्शन नंबर सी कक्षा केंद्रित, या ऑप्शन नंबर डी पिछड़े तरह की बातें। तो प्रश्न नंबर 4 है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में कौन सा अध्यापन की बात करने से उस क्लास की जो सक्रियता है वो भंग होती है, मतलब कि उस क्लास में निरर्थकता साबित हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सृजनशीलता।
मतलब कि अगर भीड़ भाड़ वाली कक्षा है तो उसमें कोई नई चीज़ें बनाने के लिए या कोई नई चीज़ें समझाने के लिए हम बताएं बच्चों को तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। तो इसीलिए सृजनशीलता की बात वहाँ करना अनुचित होगा। अब चलते हैं हम अपने पाँचवें प्रश्न की तरफ। हमारा जो पाँचवा प्रश्न है वो है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। मतलब कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005, इसके अनुसार सीखना क्या है। तो ऑप्शन ए है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, मतलब कि अगर हम सीख रहे हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो रुक रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि 2005 एनसीएफ के अनुसार सीखना क्या है इन चारों ऑप्शन में से। तो जो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। मतलब कि अगर हम एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर हम सीख रहे हैं तो सीखना क्या होता है, हमारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में और क्या होता है, वृद्धि होती है। मतलब कि हमारे ज्ञान का और ज़्यादा निर्माण होता है। तो यही क्या है, सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वो है, देखिए इसमें कह दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। इसमें देखिए शिक्षार्थी की बात कर रही है, शिक्षार्थी का मतलब कि जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा है। तो कहा, एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्तर के अनुरूप, ऑप्शन नंबर बी अभिरुचियों के अनुरूप, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्तर के अनुरूप, या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार हम नियोजित कर सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अभिरुचियों के अनुरूप। मतलब कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को कैसे हम उनके हिसाब से कार्य करवा सकते हैं। तो वो जिस चीज़ में उनकी रुचि है उस हिसाब से अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो वो क्या होंगे, वो नियोजित हो जाएंगे। मतलब कि वो एक्टिव भी रहेंगे और उस काम को वो कर भी लेंगे। यही इस प्रश्न का पूछा गया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, माफ़ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। मतलब कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्लास में क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक क्लास में आए तो वो कैसे रहे, क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में। मतलब एक उत्प्रेरक का मतलब कि हम क्लास में जाएं और बच्चों को किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दें, ये उत्प्रेरक हो गया। एक आदेशक के रूप में, मतलब कि हम क्लास में जा कर के बच्चों को कह रहे हैं कि बस तुम यही करो, आदेश दें। या एक नेता के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो है ए एक उत्प्रेरक के रूप में। मतलब कि अगर हम क्लास में जाते हैं और बच्चे को ऐसा कार्य देते हैं जिससे वो क्या एक्साइटेड हो, या उसकी जो समस्या है उस समस्या को करने में वो खुद से प्रयास कर दे, तो वही क्या होता है, एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब शिक्षक क्या होता है, क्लास में एक उत्प्रेरक होता है जो बच्चों को क्या कर देता है, एक्टिव करने का कार्य करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या है। मतलब किस तरह बच्चों को हम आकलित कर सकते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। ऐसे तो आकलन करने के बहुत तरीके हैं, जैसे बच्चों से हम ओरल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, या कुछ उनसे पूछ सकते हैं, कुछ उनको करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि एनसीएफ के अनुसार बच्चों का आकलन करने का कौन सा तरीका है। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए वार्षिक परीक्षाएं की जाए, ऑप्शन नंबर बी अर्धवार्षिक परीक्षाएं की जाए,
ऑप्शन नंबर सी दैनिक गतिविधियों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बच्चों को हम दैनिक गतिविधियाँ दें, मतलब हर दिन का अलग अलग कार्य दें और उसके हिसाब से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, आकलित कर सकते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। या अगर आज हम बच्चे का आकलन कर दिए, कल उसी बच्चे का आकलन कर रहे हैं, तो क्या आज और कल दोनों में सुधार हुआ कि नहीं। तो इस तरह से हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि डैश, खाली स्थान है, डैश डैश की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्यक्त होना चाहिए। मतलब ये जो दी गई हैं, ये जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए है गणित, ऑप्शन नंबर बी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा, या ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण। तो इन चारों में से कौन सा होगा जिसकी चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्यक्त होना चाहिए। मतलब कि किसकी बात को पूरे स्कूल में उसकी बारे में जानकारी दी जाए या उसके बारे में बात किया जाए। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ होगी। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, वो भी किस स्तर पर, संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या के स्तर पर। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें, बच्चा क्या सीख रहा है या उसके पास क्या है, कैसे उसकी भाषा, हमारी भाषा भी पर्यावरण के अनुसार ही होती है। जैसे कहीं के लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलने में एक्टिव होते हैं, कहीं के लोग ज़्यादा हिंदी बोलने में एक्टिव होते हैं, या वहाँ की जो मातृभाषा होती है उस भाषा को बोलने में एक्टिव होती है। तो ये पर्यावरण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो वही कह रहा है कि पर्यावरण ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्यक्त होना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मतलब कि एनसीएफ के द्वारा, एनसीएफ 2005 के द्वारा जो गणित शिक्षण है, जो बच्चों को हम गणित के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, या उपरोक्त सभी, या इनमें से सभी होगा। तो जो प्रश्न नंबर 10 है इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सभी के द्वारा हम गणित शिक्षण का कार्य करा सकते हैं। मतलब गणित शिक्षण जब हम करा रहे हैं तो ये सभी के सभी हमारे लक्ष्य होने चाहिए। मतलब कि जैसे देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए है तार्किक ढंग से सोचना। बच्चों को जैसे हम कोई भी चीज़ प्रश्न दे दें तो उसके बीच में वो क्या करें कि ये नहीं कि रटी रटाई हुई हो, उसको क्या करें अच्छे तरीके से सोचें उसके बारे में, तब उसका आंसर निकालें। ये तार्किक ढंग से सोचना। फिर उसके बाद अमूर्तनों का निर्माण करना, मतलब जो चीज़ उनके सामने न हो उसको भी कल्पना करके, सोच करके और उस प्रश्न को हल कर दें। जैसे अभी हम बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मान लीजिए अपर क्लास में हम जाते हैं, जैसे 6 से ऊपर जाते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि माना कि रमेश की आय x है, तो जो x है वो तो हम काल्पनिक है, वही अमूर्त होता है। तो वही कह रहा है कि गणित के माध्यम से हम बच्चों को काल्पनिक तरीके से प्रश्न हल करने के बारे में शिक्षा दे सकते हैं। और है संचलित करने की योग्यता का विकास करना, मतलब जो भी चीज़ है उसको वो क्या कर दे, संचालित कर दे। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब एनसीएफ 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। मतलब कि एनसीएफ 2005 का विकास, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके द्वारा विकास इसका हुआ है, क्यों हमको एनसीएफ 2005 लाने की ज़रूरत पड़ी। मतलब कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। 2005 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 2005 में आया था, इसीलिए हम इसको 2005 कह रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि एनसीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब ये आया, किससे निकल कर के आया। तो आपके ऑप्शन है, पहला है गीतांजलि, दूसरा है गोदान, तीसरा है सभ्यता और प्रगति, और चौथा है विज्ञान एवं तकनीक। तो जो प्रश्न नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, सोचिए, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी,
सभ्यता और प्रगति, मतलब सभ्यता और प्रगति के द्वारा ही हमको एनसीएफ की ज़रूरत पड़ी कि बच्चा पहले से क्या सीखा हुआ है और उसको किस तरीके से उसकी ही भाषा में हम सिखाएं ताकि वो और आगे बढ़े। जैसे क्या होता है कभी कभी कि हम बच्चे को उसके पर्यावरण मतलब उसकी मातृभाषा में, जैसे जो बच्चा आदिवासी है तो आदिवासी क्षेत्र की जो भाषा अगर बोल रहा है तो उसके भाषा में हम उसको सिखा करके कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, तभी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है एनसीएफ की, कि एनसीएफ की ज़रूरत कब पड़ी, जब सभ्यता और प्रगति, मतलब बच्चा क्या है कि अपनी सभ्यता से भी जुड़ा रहे और आगे भी बढ़ता रहे, तो इसके लिए एनसीएफ की ज़रूरत पड़ी। अब है प्रश्न नंबर 12। आपका जो प्रश्न नंबर 12 है उसमें पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, मतलब कि जो भाषा बोलने वाले जो कम से कम लोग हैं उनको किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए है हिंदी में, ऑप्शन नंबर बी उनकी मातृभाषा में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी में, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। तो अभी हमने आपको बताया कि जो बच्चे को उनको सिखाना है तो किस भाषा में हम सिखाएंगे। मान लेते हैं कोई बच्चा हिंदी अच्छे से समझ पाता है, तो अगर उसको हम इंग्लिश में समझाएंगे तो क्या वो इंग्लिश भाषा को समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो बच्चे को हम किस हिसाब से समझाएं कि वो अपनी शिक्षा में जुड़ा रहे और अपने आप का विकास कर पाए और अपने समाज का भी विकास कर ले। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी मातृभाषा में, मतलब कि बच्चा जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा में हम उसको समझाएंगे तो वो और अधिक अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 13 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या सत्य नहीं है। तो इसमें हमको ढूंढना है कि कौन सी चीज़ इसमें गलत है। तो पहला ऑप्शन है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्कूल के भीतर या बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखिए इसमें हम आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे ऑप्शन नंबर ए आपका है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो ये तो सही बात है कि सभी बच्चे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, उनके अंदर सीखने की क्षमता ज़रूर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, तो उनका जो स्वभाव होता है वो कुछ ना कुछ जानने की उनके अंदर इच्छा ज़रूर होती है। कोई भी बच्चा होगा अगर उसको हम कहेंगे या कोई बात उनके सामने आ जाती है तो वो उसको सोचने लगते हैं या उसको जानने के इच्छुक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो एक तरह से नहीं सीख पाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपका हम समझा देते हैं कि स्कूल के भीतर या बाहर, मतलब कि बच्चा क्या है स्कूल के अंदर तो सीखता ही है, स्कूल से बाहर भी जाता है, जैसे कहीं गया तो कुछ देखता है उस तरीके से भी सीख लेता है, या उसके अंदर कोई प्रश्न होता है तो बाहर स्कूल के बाहर जो भी उनके माता पिता हैं या कोई बड़ा है भाई बहन है, बड़ा भाई बहन हो, तो उससे भी वो क्या करता है कुछ न कुछ ज़रूर सीखता है। तो यही कह रहा है कि बच्चे कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो स्कूल के बाहर भी होती है, स्कूल के भीतर भी होती है। सभी बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता भी होती है, सभी बच्चे सीखने के लिए प्रेरित भी रहते हैं। और इसका जो प्रश्न नंबर 13 का जो गलत ऑप्शन होगा, जो सत्य नहीं है एनसीएफ के द्वारा, वो है कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीखते। अगर सभी बच्चे एक तरह से सीखते तो क्यों कोई क्लास में फर्स्ट आता और क्यों कोई लास्ट आता, सभी के सभी एक जैसे नंबर लाते। तो इसी से हम ये बता सकते हैं कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक तरह से सीखते नहीं हैं, सभी अलग अलग तरह से सीखते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 14 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है, मतलब एनसीएफ में क्या क्या है। तो कह रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पढ़ाई रतन प्रणाली से मुक्त हो।
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो जो प्रश्न नंबर 14 है इसमें हम आपको कुछ बातें बता दें। जैसे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सही जवाब है कि जो हमारा जो ज्ञान है, जैसे किसी बच्चे को हम कुछ समझाते हैं तो उसको एक उदाहरण भी देते हैं और उस उदाहरण को हम क्या करते हैं कि उसके जीवन से जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा और अच्छे तरीके से समझ लेता है, वो समझता है कि ये जो चीज़ बताई जा रही है वो हमसे जुड़ी हुई है। तो वही है पहला ऑप्शन कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ देना। दूसरा है कि बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को समझाना है, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। और सी वाला है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाया जाए, परीक्षा को जितना हो सके उतना सरल बनाया जाए, क्योंकि परीक्षा अगर कठिन होगी तो बच्चा क्या होगा, पढ़ाई से कुंठित होगा, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर पढ़ेगा और परीक्षा में वो सफल नहीं होगा तो उसका मन करेगा कि इतना भी पढ़ता हूँ लेकिन सफल नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति कुंठा आती है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो एनसीएफ 2005 में ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट होते हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 15 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 15 है, हाँ, प्रश्न नंबर 15 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में क्या सही है, मतलब एनसीएफ के द्वारा इसमें से क्या सही है। तो पहला है पाठ्यचर्चा पुस्तक, मतलब पाठ्यचर्चा जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। बी है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। सी है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है ऐसी अधिभावी पहचान को आवेला करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो अभी हमने आपको पहले ही बता दिया कि एनसीएफ में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ एक इसमें पॉइंट है जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, और यही है प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बता दिया कि ये क्या है, एनसीएफ 2005 का एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। तो ऐसे ही हम जो सीटेट में आने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करके आपके सामने बताएंगे, और वो हमारी आने वाली वीडियोज़ में वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। और आपको बता दें कि जो ये एनसीएफ 2005 के बारे में जो ये आज हम आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जो 15 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको डिटेल में बताया, इसमें से ज़रूर ना कोई क्वेश्चन आपको निश्चित ही आएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को बंद करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।